अर्नब गोस्वामी को उद्धव ठाकरे ने अपनी पुलिस से उठवा तो लिया, लेकिन जब पुलिस ने अर्नब को अदालत में पेश किया तो उसे लेने के देने पड़ गए। मुंबई की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिन तक कस्टडी में रखने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उस मांग को खारिज कर दिया, बल्कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई। अदालत ने साफ कहा कि अर्नब को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है और ये कि एक बंद मामले को किस कोर्ट के आदेश पर खोला गया। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को बीते दिन एक पुराने बंद मामले में गिरफ्तार किया था। आधी रात में चली सुनवाई के बाद अलीबाग न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसका मतलब ये है कि इस दौरान मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी। अदालत के इस फैसले के बाद अर्नब गोस्वामी ने कहा कि पुलिस हार चुकी है। 4 नवंबर की सुबह AK-47 जैसे हथियारों से लैस पुलिस के एक बड़े समूह ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। शुरुआत में अदालत के भीतर पेशी के दौरान अदालत ने उनके मेडिकल परीक्षण का आदेश दिया, क्योंकि पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ हिंसा भी की थी। मेडिकल परीक्षण के बाद अर्नब को शाम 4:45 के आसपास दोबारा अदालत में पेश किया गया, जिसमें 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को साल 2018 के एक बंद मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला था। इस मामले में साल 2018 के दौरान अन्वय नायक नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि अर्नब गोस्वामी समेत कुल 2 लोगों के पास कुछ रुपए मौजूद हैं और वह वापस करने से इनकार कर रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह आत्महत्या कर रहे हैं। रिपब्लिक ने इस तरह के तमाम आरोपों को ये कहते हुए खारिज किया था कि उन्होंने अनुबंध के मुताबिक सारे भुगतान कर दिए थे। मुंबई पुलिस ने दावा करते हुए कहा था कि जिस मामले को अदालत ने साल 2018 में बंद कर दिया था, उसमें पुलिस को नए सबूत हासिल हुए हैं। इसकी वजह से उन्हें मामले की जांच के लिए अर्नब गोस्वामी को पुलिस हिरासत में रखने की मांग उठाई थी। 6 घंटे की मैराथन सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस हिरासत की मांग को ठुकराते हुए अर्नब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस हिरासत के लिए कोई अर्थपूर्ण आधार नहीं है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि मामला आत्महत्या और अर्नब गोस्वामी की भूमिका के बीच संबंधों की कोई कड़ी नजर आती नहीं है। न्यायाधीश ने इस बात का भी उल्लेख किया कि ये एक पुराना मामला है जिसकी फाइल बंद हो चुकी थी और इसे बिना अदालत की अनुमति के शुरू किया गया है। आधी रात में सुनवाई पूरी होने की और फैसला आने के बाद अर्नब गोस्वामी ने कहा, पुलिस हार चुकी है। रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने अर्नब गोस्वामी के वकील को जमानत संबंधी दस्तावेज तैयार रखने के लिए कहा है। इस दौरान मुंबई उच्च न्यायालय ने साल 2018 में अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर की गई याचिका के मामले को खत्म करने की याचिका पर भी सुनवाई करेगी। इसके अलावा मुंबई उच्च न्यायालय रिपब्लिक टीवी की मुंबई पुलिस के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई करेगी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने इंडिया टुडे समूह का बचाव करते हुए उन्हें TRP से छेड़छाड़ का आरोपित बताया है, जबकि इंडिया टुडे का नाम इस मामले में प्राथमिक रूप से दर्ज था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पूरी महाराष्ट्र सरकार की बदनीयती का सबसे बड़ा नमूना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी है। इसी वजह से कोर्ट ने अर्नब को पुलिस कस्टडी में भेजने से साफ मना कर दिया। सवाल ये है कि रातों रात 2 साल पहले बंद हो चुके केस में पुलिस के हाथ ऐसे कौन से सबूत आ गए कि उसे अर्नब को AK-47 की नोक पर घर से उठाना पड़ा, क्योंकि बंद पड़े इस केस को खोलने की अनुमति न तो किसी अदालत से ली गई और न ही अर्नब को कोई नोटिस ही दिया गया। कई नियमों को ताक पर रखकर हुई अर्नब की इस गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में उबाल है। वहीं बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर तुरंत अर्नब को रिहा किए जाने की मांग की है। अब सवाल यह है कि आखिर अर्नब को गिरफ्तार करने की पूरी कहानी किसने लिखी? अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी मीडिया के सामने आए और कहा कि हमें भी इंसाफ चाहिए। इसके अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी की मुस्कुराती तस्वीर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ वायरल हो रही है। दावा ये किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शरद पवार और अन्वय नाइक की पत्नी बेटी की तस्वीर 2 दिन पुरानी है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अन्वय का परिवार शरद पवार से मिला और वहीं से अर्नब को फंसाने की साजिश रची गई। इन दोनों के शरद पवार से मिलने के बाद आनन फानन में बिना समन के मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
शरद पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार चल रही है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रही तनातनी किसी से छिपी नहीं है। रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ मुंबई पुलिस के पिछले कुछ दिन के घटनाक्रम को देखा जाए तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पहले अर्नब गोस्वामी को टीआरपी घोटाले में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने रिपब्लिक के 1000 मीडिया कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी। मीडिया हाउस के टॉयलेट पेपर से लेकर कर्मचारियों की सैलरी तक की जानकारी मांगी गई। इन सब में कोई खामी नहीं निकली तो पुराना बंद केस खोल दिया, और वह भी बिना अदालत की इजाजत के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह के बंगाल पहुंचते ही ममता बनर्जी की पार्टी में खलबली मच गई। वजह ये कि अमित शाह का ये दौरा बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है। अमित शाह ने पहले दिन बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और लगे हाथ उन्होंने ममता सरकार पर गरीबों तक योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचाने का आरोप भी लगाया। कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह पूर्वी मिदनापुर के पटासपुर के बीजेपी बूथ उपाध्यक्ष मदन घोराई के परिजनों से मिले। गृह मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी ट्वीट कर दी। बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के दौरान शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। जिस तरह का दमन चक्र बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्यु घंट बज चुका है। आने वाले दिनों में यहां बीजेपी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बांकुरा में अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की आंखों में पश्चिम बंगाल में बदलाव की उम्मीद देख रहा हूं। ये सब केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गरीबों तक केंद्र सरकार की 80 से ज्यादा स्कीम्स को पहुंचाने नहीं दे रही हैं। अमित शाह बुधवार रात कोलकाता पहुंचे। यहां उनका कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से स्वागत किया। हुआ बागान में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद शाह बांकुरा स्थित रविंद्र भवन में बैठक करने पहुंचे। बैठक के बाद गृह मंत्री चतुर्डीही गांव में आदिवासी परिवार के साथ भोजन करने के लिए गए। ममता बनर्जी ने इसे अमित शाह का लंच डिप्लोमेसी करार दिया। बीजेपी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए पुरजोर प्रयासों में लगी हुई है। अमित शाह इसी उम्मीद और भरोसे से बंगाल पहुंचे। अमित शाह की बातों के पीछे बीजेपी का सर्वे भी है, जिसमें बीजेपी की जीत की बात कही जा रही है। अपनी और विपक्ष की ताकत और कमजोरी का पता लगाने के लिए बीजेपी ने 2 अलग अलग एजेंसी से प्रदेश के 78,000 बूथ्स पर सर्वे करवाया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऐसे ही एक और सर्वे इस महीने के अंत तक करवाने वाली है। पहले के दोनों सर्वे 2019 के अंत तक और इस साल जुलाई में किए गए। इन दोनों सर्वे को पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष पेश किया गया। अगले साल अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में पार्टी की रणनीति में ये सर्वे अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्र बताते हैं कि दूसरे सर्वे में पाया गया कि अम्फान चक्रवात के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जमीनी परिस्थितियों में बड़ा बदलाव हुआ है और ये परिवर्तन बीजेपी के पक्ष में है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जनसमर्थन के बावजूद विधानसभा चुनाव अलग माहौल और मुद्दों पर लड़ा जाता है। ऐसे में पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए जमीनी हालात जानने के लिए सर्वे कराए गए। पार्टी की केंद्रीय यूनिट ने एजेंसीज को नियुक्त किया था और प्रदेश के ही कुछ नेताओं को इस बारे में जानकारी दी थी। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसे सर्वेक्षण करवाए थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के हाथों नाच रहे नवजोत सिंह सिद्धू को शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुपारी दी गई है और यही वजह है कि हर मौके पर सिद्धू को बुलाया जाता है और वे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कुछ न कुछ करके वापस लौट जाते हैं। कैप्टन जंतर मंतर पर धरना देने आए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ पीछे से नवजोत सिंह सिद्धू भी आ गए और फिर शुरू हो गई सिद्धू और कैप्टन की जंग। पंजाब सरकार के कई मंत्रियों, विधायक व कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सिद्धू भी कैप्टन के साथ मंच साझा कर रहे थे। सिद्धू ने केंद्र के कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी के स्टाइल में सिद्धू ने कहा कि ये तानाशाही सरकार है, ये कानून देश के केवल 2 उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।
जिस तरह से राहुल गांधी हर बात में देश के 2 बड़े उद्योगपतियों का नाम बार बार लेते हैं, और उसी तरह से सिद्धू ने भी उन नामों को दोहराया और कहा कि ये कानून उनका गोदाम भरने के लिए है। इस काले कानून से किसानों और गरीबों के सामने भूखमरी की नौबत पैदा हो जाएगी। अपने चुटीले अंदाज में वे जोरदार तरीके से केंद्र सरकार पर बरसे और कहा कि दिल्ली में प्रवेश के दौरान उन्हें यहां आने से भी रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वे रुकेंगे नहीं, ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। उनके बाद कैप्टन ने सिद्धू से अलग लाइन लेते हुए अपनी बात कही। कैप्टन ने कहा कि वे यहाँ वो कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए, कोई देश विरोधी काम करने नहीं आए हैं और न ही वे किसी उद्योगपति के खिलाफ हैं। वे तो बस इस कानून से प्रदेश के 75% किसानों की बढ़ी दिक्कतों को बताने के लिए आए हैं। कैप्टन की बातें सुनकर नवजोत सिंह सिद्धू का पारा चढ़ गया। कैप्टन की बातों से नाराज सिद्धू धरना खत्म होते ही चुपचाप वहां से खिसक गए। और इसके पहले राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के दौरान भी सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलकर रैली की हवा खराब कर दी थी। उसके बाद विधानसभा में जाकर भी सिद्धू ने कैप्टन सरकार के खिलाफ अपनी बातें कही और अब जंतर मंतर पर आकर धरने का सारा मजा किरकिरा कर दिया। सिद्धू की लगातार जारी पार्टी और सरकार विरोधी हरकतों से ये तो साफ है कि वे ये सब किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं।